माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत किया। सत्ता पक्ष ने खूब मेजें थपथपाई। मैंने भी पूरा बजट पढ़ा। पढ़ करके मुझे बचपन के उस जादूगर की याद आई जिसने स्कूल में आकर एक कागज़ से 100 रुपए का नोट बनाया और बना करके हमको हाथ में थमा दिया। जब मार्केट गए तो असलियत का पता चला तो होश उड़ गए। यही हाल इस बजट से राज्य की जनता का होने वाला है। 6 माह बीतने पे यही जनता आपको ढूंढती रहेगी कि आप कहाँ हो। अभी भले ही आप मुझे थपथपा दो, लेकिन उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। पर मैं सोचता हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बजट प्रस्तुत क्यों किया। एक और केंद्र के मोदी जी का बजट है जो चुनावी न होकर आगामी 25 वर्षों के बाद भारत की विश्व में तस्वीर बनाने में जो जुटे हैं क्या होगी। और यहाँ खजाने में पैसा न होते हुए भी ढेर सारी कागजी घोषणाएं कह दी। तो मेरी समझ में आया कि मुख्यमंत्री पूरा समय अपनी पार्टी के सचिन पायलट से लड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपने बजट को भी हवाई बातों और हवाई घोषणाओं से परिपूर्ण बनाकर हवाई सपने पूरा करने की एक असफल उड़ान भरी है। यह सीएम का आज नहीं, बहुत पुराना स्वभाव रहा है। घोषणाएं करो और भूल जाओ, चाहे वह 2000 की कुछ घोषणाएं हो, चाहे 2009 की घोषणाएं हो, चाहे 2011-12 की घोषणाएं हो, तो उसमें आज तक कभी हिसाब किताब नहीं कि कितनी मैंने घोषणाएं की, कितनी पूरी हुई। हर साल बस घोषणाओं का एक अंबार लगा दो ताकि जनता चूंकि भोली है 6 महीने पुरानी बात भूल जाती है, नई बातें घोषणाओं में उसको अपने भ्रमित करने का प्रयास करो। मैं बहुत अधिक गहराई में न जा करके केवल अजमेर के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपने उस समय खूब तालियां बजाई, सौगातों की बौछार के बड़े बड़े विज्ञापन भी छपवाए, पर हुआ क्या जरा सुनिए। अजमेर संभाग केंद्र में पब्लिक हेल्थ कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। कहाँ है वो पब्लिक हेल्थ कॉलेज? कहीं दूर तक पता नहीं कि कोई कॉलेज नाम की चीज भी बननी है, न कोई प्रस्ताव है, न कहीं बजट उसके लिए रखा है। आपने बड़ी घोषणा की, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेंगे। मैंने आयुर्वेद के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई खबर नहीं है, हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। यानी साल भर बाद भी यदि अधिकारी ये कहे कि हम भेज रहे हैं तो उस बजट की क्या पवित्रता रहेगी। बजट तो 1 साल के लिए होता है। फिर आ जाओ, रोज एक्सीडेंट ट्रॉमा सेंटर बनेगा। ट्रॉमा सेंटर 25 करोड़ से बनाएंगे, ये घोषणा है, लेकिन आज तक ट्रॉमा सेंटर का कोई पता ठिकाना नहीं। फिर आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय बनेगा, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं। फिर कहा मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाएंगे। अजमेर की जनता मोमबत्ती लेके ढूंढ रही है कि वह इंडोर हॉल कहाँ है, कहीं पता नहीं लग रहा है। फिर हॉस्पिटल की आवास व्यवस्था सुधारने के लिए कहा था कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे। उस कैडर कहाँ बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री जी अपने बजट का जब जवाब दें तो इन बातों का उत्तर दें कि ये चीज़ें कहाँ हुई। और विशेष योग्य जनों को भी नहीं बख्शा। उनके लिए कहा था कि आवासीय स्कूल खड़ा करेंगे, आज तक नहीं। तो केवल विधानसभा के अंदर, जिसको पवित्र सदन है, उसके अंदर आपने घोषणा की और साल भर में उसे पत्ता भी नहीं हिला। और कभी इस बार पत्ता थोड़ा बहुत हिला भी है तो मुख्यमंत्री जी कहते आए कि मैं राजनीतिक भेदभाव के बिना घोषणाएं करता हूं, लेकिन उन्होंने पूरा अजमेर जिले में उनको केवल केकड़ी दिखाई देता है। और अब थोड़ा बहुत यदि मजबूरी हुए तो किशनगढ़ और मसूदा भी थोड़ा दिखने लगा है। लेकिन अजमेर जिले में और भी कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां का कुछ तो ध्यान रखते, वहां भी जनता रहती है। आप सारे सदन के नेता हो, आप केवल एक पार्टी के कुछ उन विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि नहीं हो, लेकिन इसका कहीं कोई खबर नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री सोचते हैं कि घोषणाएं तो करनी है, पूरी तो करनी नहीं। तालियों पे तालियां बजवाते जाओ, विज्ञापन छपवाते जाओ, पूरी तो करनी नहीं। पूरी तो तब होगी जब जेब में पैसा होगा। पैसा तो जेब में है नहीं, और खर्च तो 1 रुपया और कमाई 98, तो हर्ष तो बुरा होना ही है। और फिर बार बार कहते हैं कहीं एंटी कंबेंसी नहीं है।
अरे आपको ध्यान हो कि गत चुनाव से पहले आप पहले नंबर 1 मुख्यमंत्री हर मुद्दे पे कहलाते थे, बड़े बड़े विज्ञापन छपाते थे, होर्डिंग छपते थे। हुआ क्या कि आप 21 तक सिमट गए, और अब मुझे लगता है यदि यही हाल रहा तो आप एक वैन में 11 तक सिमट जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। जरा हवाई घोषणाएं करना बंद करो, धरातल पर आओ, जनता ढूंढ रही है। फिर आपकी घोषणाएं मैंने पूरी देखी, पूरा पढ़ा, उसमें लगभग 1.25 लाख रुपए की घोषणाएं की गई हैं, यानी 1.25 लाख, 1,25,000 है, 1.25 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं। और आपके पास पैसा कहाँ है? और आप कहते हो रेवेन्यू कलेक्शन दिसंबर तक केवल 63% हुआ है। और उसके बाद भी आगे बढ़ो तो आपकी RE और B कह रही है कि जो स्टेट टैक्स का कलेक्शन है वह आपने B में लिखा था कि 90,049.62 करोड़ होगा, और आप ही RE में कहने लगा कि अब 82,803 होगा। यानी आपने ही मान लिया टैक्स का कलेक्शन कम होगा। जब टैक्स का कलेक्शन कम होगा तो रेवेन्यू आएगा कहाँ? और आपने इस बजट के अंदर जो आधार बनाया है वह आधार 20 से 16% बढ़ा करके 116% का सपना देखा है। कम 16% रेवेन्यू हमारा बढ़ करके आएगा। अरे पिछला ही रेवेन्यू कलेक्शन पूरा नहीं हुआ, आगे कैसे उसको बढ़ा करके कर रहे हो? लेकिन हमें तो केवल घोषणाएं करनी है ना। उस आधार पे आपने गत बार जो 1,84,000 करोड़ का आपने प्रोविजन रखा था B में, वह आज बढ़ा करके आपने 2,14,977.24 करोड़ रखा। यानी इतने से 1,85,000 करोड़ की घोषणा कैसे पूरी होंगी जब आपका 92% तो केवल वेतन पे जा रहा है और केवल आपके पास 6.5% ही विकास के लिए बच रहा है। फिर भी क्योंकि तालियां बजवानी है, और तालियां बजवाते बजवाते आपने तीसरा सोर्स ढूंढा, हम कर्जा लेंगे। कर्जा इस वर्ष आपने 58,000 करोड़ का भार बढ़ेगा कर्ज के कारण, और टोटल मिलाकर के 5.5 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। अर्थात एक परिवार पर 3.5 लाख का कर्जा होगा। उस बेचारे ने एक पैसा लिया नहीं, लेकिन उस परिवार में 3.5 लाख का कर्जा स्टेट ने थोप दिया। ये कहाँ का बजट है? जरा इसको तो कोई बताए। और इस प्रकार का बजट फिर आपने जो आधार बनाया कि केंद्र से हमको GST का जो कंपनसेशन मिलता आया है, वह कंपनसेशन केवल 5 साल के लिए था। वह 5 साल 2022 जून में समाप्त होंगे। उसका क्या होगा कोई नहीं जानता। उस आधार पर यदि बजट की कैलकुलेशन करोगे तो बजट तो औंधे मुंह गिरेगा। और यह स्थिति बनी है, और इसलिए केवल इससे महंगाई बढ़ेगी। और आप केवल महंगाई बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करते रहो, गालियां देते रहो मोदी जी को, और रात दिन सपने में भी मोदी जी आते हैं, लेकिन उनके वादा में बना करके केवल आप वातावरण को डाइवर्ट करने की कोशिश रह गए हो। और यदि वास्तव में आपका मन साफ होता, हाँ वो बताता हूँ, आप बैठो, आप पूरा अध्यक्ष जी, सभापति जी, नहीं तो मैं मेरे को इनके जवाब देने पड़ेंगे, फिर मैं मिनट बढ़ेंगे, मेरा समय बढ़ाएंगे, वो बताऊंगा, वो भी बता रहा हूँ। और टीचरों के अंदर जो आपने किया, जो आपका क्या है? आपका आर्थिक प्रबंधन बहुत बढ़िया था। उसके चर्चे आज हर मास्टर कोई भी है वो सारे लोग उसके चर्चे करते हैं, और जितनी शानदार तरीके से आपने काम किया। बात करेंगे तो मैं विषय पर जब आपको मौका मिले, नहीं तो आप मौका ले लेना, कोई बात नहीं। अगर उनको कहना चाहो तो हमें कोई ना ही नहीं है। बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, यदि वास्तव में सरकार के मन में महंगाई घटाने का 1% भी भाव होता तो पेट्रोल डीजल का वेट आप घटाते, जो आज सारे भारत में सर्वाधिक हैं। यानी चाहे MP ले लो, चाहे UP ले लो, चाहे पंजाब ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे गुजरात ले लो, सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ है। जब डीजल के भाव ज़्यादा होंगे तो महंगाई बढ़ेगी। यानी उससे और 1% बात नहीं करेंगे, केवल उस पर भी केंद्र को कहेंगे कि डीजल के भाव ज़्यादा हैं। अरे आज जस्ट कल हमारे उपनेता ने कहा था गंगानगर में 111 रुपये पेट्रोल प्रति लीटर है। यानी इससे ज़्यादा और शेमफुल बात क्या हो सकती है? और यदि घटाना ही था तो ज़रा आपको भी ध्यान है कि उद्योगों और बाकी महंगाई में बिजली का बहुत बड़ा रोल होता है। आप बिजली के दरें घटाते, लगता तो कोई शेष समाप्त करते, लेकिन कोई अन्य शुल्क हटाते, लेकिन नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक बिजली ज़्यादा होगी। और ये पेट्रोल डीजल जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, 14-15 में से आय करते थे आप 8,000 करोड़, और आज सरकार क्या आय कर रही है? 15,000 करोड़
कि सरकार को इसके पेट्रोल डीजल से आया है इस वेट के कारण, यानी आप उस पर कुछ करोगे नहीं। और यही हाल आपके बिजली का, जैसे मैंने कहा कि सर्वाधिक आज रेट राजस्थान के अंदर है। दर तो एक कर दी, शहरी सेस, फ्यूल चार्ज, विद्युत शुल्क, जल संरक्षण शुल्क। और यदि नहीं विश्वास हो तो सभापति महोदय आपने 18 का बिल आप उठा के अपना देख लेना और 21 के दिसंबर का बिल उठा करके देख लेना, तो ध्यान आएगा कि कितना भाव बढ़ा है, कितना अंतर आया है। जब बिजली बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी। उस महंगाई के असली दोषी तो ये सरकार है, न कि केंद्र है। यानी इस पे कहीं ना कहीं गंभीरता से मन से टटोलो तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। फिर आप 48 लाख परिवारों को लूटने का जो आपका सपना है वह केवल इस आधार पे है कि प्रीपेड बिजली के मीटर भी आप लगाने जा रहे हो। उस पर 3,565 करोड़ का व्यय ये जनता से वसूला जाएगा। तो जनता को तो आपने 1 रुपए की जो है टैक्स लगाया और केवल 10 पैसे की छूट दे दी और वाह लूटने लगे। यानी ये कहाँ का न्याय है? कहीं तो कहीं वो बात हो। यानी उस प्रकार का दृश्य आज सारा खड़ा किया। और फिर कहते हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे। जरा बेरोजगारी, महंगाई तो आपने बढ़ा दी, और बेरोजगारी में आज राजस्थान में 27% बेरोजगारी है, जो सारे देश भर में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। और कहते हैं केंद्र के कारण बेरोजगारी है। केंद्र की बेरोजगारी 6.7% है, यानी राजस्थान में उससे तिगुनी बेरोजगारी है। और फिर भी कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। आपके रजिस्टर्ड बेरोजगार देख लो, 16.5 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। यहाँ राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। गुजरात में 13 ग्रेजुएट में से 1, एमपी और महाराष्ट्र में 9 में से 1, और राजस्थान में 2 में से 1 ग्रेजुएट आज बेरोजगार है। कुल मिलाकर के 20.67 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और कुल बेरोजगार 65 लाख राजस्थान के अंदर है। और आप कहते तो दूर करेंगे, फिर कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे। नौकरियों के पिछले 3 बजट में आपने 1,78,000 नौकरियों की घोषणा की। 3 बजटों में 19-20 में 75,000, 20-21 में 53,000, 21-22 में 50,000। और अब तक आपने नौकरियां कितनी दी? आपने घोषणा करी होगा आपने 1 लाख दी, हालांकि वो गलत है। लेकिन उस 1 लाख में से 61,000 वे नौकरियां जो हमारे समय की हैं, जो अटकी हुई भर्तियां कोर्ट में थी, उनको आपने दिया। इसका मतलब आपने तो केवल 39,000 ही नौकरियां दी हैं 1,78,000 में से, यानी उसको ही आप 3 बजट में पूरा नहीं कर पाए। और नए कह रहे हैं हम 1 लाख की घोषणा करेंगे, किस विभाग में कितनी दोगे, कब करोगे, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। केवल घोषणा पे घोषणा किए जाओ, युवकों को चकमा देते जाओ, उनको आश्वासन देते जाओ। और भर्तियां जितनी हो रही हैं विवादों में, मैं रीट पे अभी कुछ नहीं बोलता क्यों, शिक्षा पे इस पे मैं बहुत अधिक विस्तार से बोलूँगा, क्यों रीट विवाद में और जिसमें मंत्री तक इन्वॉल्व हों। उसके बाद बचा क्या है? यानी 2-2 मंत्रियों का जिसके अंदर रोल आए, वह मंत्री के बाद फिर रीट उस परीक्षाओं का आगे भी हश्र क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। संविदा कर्मी की बात करें, संविदा कर्मियों को कहा था कि हम इनको परमानेंट करेंगे, अब कहते हैं कि उसके लिए अलग कैडर बनाएंगे, अलग वेतन श्रृंखला बनाएंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। 3 साल हो गए, वो बेचारे ठगे से ठगे रह गए। मेरे को बड़ा, सभापति महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार का यदि आप दृश्य खड़ा करोगे तो आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर मैं यदि हमारे सदन में कई कांग्रेसी मेरे कुछ मित्र कल और आज बोल रहे थे कि केंद्र की सहायता नहीं होती मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने लगता है ये सेंटेंस रट सा लिया है। मुख्यमंत्री जी यदि ईमानदारी है मन के अंदर तो केंद्र ने सहायता अनुदान कितना किया? अरे सहायता अनुदान कितना दिया मैं बताता हूँ। मंत्री महोदय, बीजेपी के शासन में से आपको दुगनी ज्यादा सहायता मिल रही है। आपके 18-19 में 20,037 करोड़ मिली और आज 22-23 में 45,317 करोड़ रुपए आपको मिल रही है। सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड क्या है? के, जो इनकी जो रेट थी, व्यवधान होगा तो जब इधर का टर्न आए आप बोले। एक्सपेंस कराओ सभापति महोदय, एक्सपेंस कराओ। नोटिस देके आए ना, फिर बोलिए आप। मंत्री महोदय के पास तथ्य है तो नोटिस दो, 273 का जवाब देंगे हम। मंत्री महोदय प्लीज सुनिए, बोलिए आप, बोलिए, वो तो बंद बैठे हैं। सभापति महोदय, अब आपने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन रिवाइव करने की बात की, लेकिन वो देनी तो 2035 में है, अभी तो आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन इन कर्मचारियों का विगत 18 वर्ष में 2400 से लेकर के 14,000 प्रतिवर्ष तक जो जमा इन्होंने लाखों रुपए कराया, उस पर बजट चुप है। मुख्यमंत्री उस पर कुछ बोले नहीं है कि पैसा लौटाएंगे, ब्याज सहित लौटाएंगे। उस राशि का क्या होगा? यानी कर्मचारी आज देख रहा है, घोषणा पे तो खुश हो गया, लेकिन घोषणा के बाद जो उसका लाखों रुपए
इस सरकार के पास जमा है, उसके बारे में सरकार ने चुप्पी डाल रखी है। मैं सोचता हूं जब मुख्यमंत्री जी बजट का उत्तर दें तो इस मुद्दे पे भी ज़रूर बोलें। दूसरा, आपने वाहवाही लूटी कि एग्रीकल्चर का बजट हम अलग से प्रस्तुत करेंगे, खूब ढिंडोरा पीटा। जैसे किसानों पर आपने नोटों की बरसात कर दी हो, पर खोदा पहाड़ और चुहिया भी नहीं निकली, क्योंकि 21-22 का बजट 13,491 करोड़ था और 22-23 का बजट है 13,470 करोड़, यानी पिछले बजट से भी आपने 21 करोड़ रुपए कम कर दिया। और कहते हैं कि हम तो किसानों को वाहवाही करेंगे, किसानों को ये काम कर देंगे, किसानों को ये कर देंगे, यानी किसानों तक को आपने कर्जा तो माफ़ नहीं किया। वो 1, 2, 3, 4, 5, 10 तो ये किसान अभी भी याद रख रहे हैं, लेकिन उस गिनती के बाद कर्जा भी माफ़ नहीं किया, बजट भी नहीं बढ़ाया। केवल अलग किसान का बजट प्रस्तुत करेंगे, और अलग प्रस्तुत करना होता तो अलग मंत्री प्रस्तुत करता है। उस मंत्री ने, हमारे भी रेलवे बजट पहले केंद्र में अलग से प्रस्तुत होता था, रेल मंत्री प्रस्तुत करता था, और आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मंत्री महोदय ने न करके और उसको प्रस्तुत किया है। कृपया कंक्लूड करिए प्लीज। 2 मिनट में करूँ मैं आपका, मैंने इन्होंने 2-3 मिनट डिस्टर्ब किया है, उसका मैं समय चाहूँगा आपसे। फिर आ जाओ अर्बन डेवलपमेंट पे, स्मार्ट सिटी, केंद्र ने प्रत्येक शहर को 1,000 करोड़ रुपए दिया है और आपने 6 शहरों के लिए केवल 1,500 करोड़ का प्रोविजन रखा, अर्थात वह शहर को केवल 250 करोड़ मिलेंगे। जब 1,000 करोड़ में पूरा नहीं हो रहा है तो 250 करोड़ पे तो केवल आपने एक झुंझुना सा पकड़ा दिया कि हम आपको स्मार्ट कर रहे हैं, और बजट आपने 21% इस डेवलपमेंट में, आपने सिटी अर्बन डेवलपमेंट में घटाया है। 21-22 का बजट था 11,044 करोड़ और अब 22-23 का आपका बजट है 8,728 करोड़, यानी आप बजट तो घटा रहे हो और कहते हो हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और स्मार्ट सिटी में भी केवल आप दाना फेंक रहे हो। इस तरह की स्थिति वास्तव में दयनीय है। माननीय सभापति महोदय, यदि मुख्यमंत्री जी को पहला प्रयास करना चाहिए था गुड गवर्नेंस दें, और गुड गवर्नेंस में सारे पुलिस अधिकारी और सरकारी अफसरों को सुरक्षित रखें। आज सबसे ज़्यादा सरकारी अफसर और पुलिस असुरक्षित है। 2 वर्षों में 3,324 हमले हुए हैं, अर्थात एक दिन में 4 लोग पिट रहे हैं, और फिर भी आंखें सरकार की नहीं खुल रही हैं और चुपचाप बैठे हैं। क्या यही सुशासन का नाम है? महिला दुष्कर्म बढ़ रहे हो, बजरी माफिया खनन बढ़ रहे हो, खनन माफिया हो रहे हो, अपराधों में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। आज अपराधियों में किसी प्रकार का डर नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, बस 2 मिनट में बता, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। चिकित्सा में आप हेल्थ इंडेक्स में 16 नंबर पर हो, आपके पास डॉक्टर्स नहीं, आपका नर्सें नहीं, और आप कह रहे हो कि आगे बढ़ेंगे। और आपने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी प्रत्येक जिले में, अब तक केवल जो है 7 शुरू हो पाए हैं। आपने फूड सेफ्टी लैब्स के लिए कहा था, लेकिन 7 खोली, वो भी अधूरी हैं। जनता क्लिनिक कहाँ गया, जिसकी बहुत सारी ढेरों में पिटी थी कि हम जनता क्लिनिक सारे शहरों में खोल देंगे। आज कहीं जनता क्लिनिक नजर नहीं आता। शिक्षा पे बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि हमने 3,230 स्कूलों को क्रमोन्नत किया। 7,000 स्कूलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्रमोन्नत करके इतिहास बनाया था, और आज आप 3,000 देने पे केवल वाहवाही लूट रहे हो। और आज हिसाब यह है कि कॉलेज में 292 कॉलेज या 270 में प्रिंसिपल नहीं है। डीपीसी इसलिए नहीं हुई कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग सीनियरिटी में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप उनकी डीपीसी नहीं करा रहे हो। और आपने कहा था प्राइमरी स्कूल हम 22,000 जब हमने बंद किए थे हम खोलेंगे, अब 200 पे आ गए। क्यों? इसका मतलब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आप खोल रहे हो, उसकी जगह 1,000 आप हिंदी मीडियम के स्कूल बंद करके खोल रहे हो, कोई अंग्रेजी के मीडियम के स्कूल नहीं खोल रहे हो कि ताकि आपका नई बिल्डिंग या नई कुछ क्वालिटी कुछ हो। समग्र शिक्षा का केंद्र का बाकी बजट की घोषणा है। 1 मिनट में समाप्त करें प्लीज। 1 मिनट करना। विकास कोष आपने घोषणा की, SC ST के लिए 100 करोड़ रखे और अब 500 कर दिए। वो 100 करोड़ में से कितना खर्चा हुआ, क्या किया, कुछ पता नहीं। पर्यटन के अंदर आपने 500 करोड़ पहले रखे, पैसा एक खर्च नहीं, और इस बार 1,000 करोड़ रुपए आपने उस पर रखा। आपने जिला गठन की बात सोची थी, कहा था, आश्वासन दिए थे लोगों को। आज आपका ही MLA जूते विधानसभा के भवन के बाहर खोल करके और नंगे पांव घूम रहा है, लेकिन आपका अपने पार्टी के भी विधायकों को नहीं समझ पा रहे हो। ये हाल है आपके। और जल जीवन मिशन में आप खर्चा कुछ कर नहीं रहे हो, केंद्र सरकार को केवल आरोपित कर रहे हो। आपको इस बार 13,500 करोड़ मिला है, पर आपने खर्चा 1,000 करोड़ भी नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की जो दयनीय स्थिति होगी तो ये बजट का वही हाल होगा जिस प्रकार के पिछले वर्षों के होते आए हैं। जनता त्राहित रही है, 6 महीने बाद आपको ढूंढती रहेगी, और आप एक वेन जितने 11 अगले विधानसभा के अंदर आओगे, इससे ज्यादा आप आओगे नहीं। इसलिए अभी भी समझ जाओ, जरा जनता की आशाओं को पूरा करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।